गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका गौरव क्लासेज में सुबह के 7 बजे टी विथ मी में करंट अफेयर के इस एपिसोड में। आइए हम लोग करंट अफेयर को पढ़ते हैं। शाम को हमारा ज्योग्राफी की क्लास चल रही है बहुत अच्छे से, आप उसे ज़रूर देखिए। लगभग 8 से 9 लेक्चर आ चुके हैं और लगातार कंटिन्यूस ये सीरीज चल रही है। मॉर्निंग में सुबह आप हमारे साथ करंट अफेयर पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी आपको हल्की सी एक स्टोरी बताते हैं। आई होप कि आपको थोड़ी अच्छी लगे। जैसे आपके लाइफ में ये हमेशा ऐसा होगा जब भी कोई काम को आप करने के स्टार्टिंग करते हो। जैसे कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो घर बनाने की स्टार्ट करता है या फिर कोई बिजनेस माइंड वाला व्यक्ति कोई नया स्टार्टअप करने की कोशिश करता है, कुछ भी न्यू आइडियाज़ जब आपके दिमाग में आते हैं तो आप जब उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको लागू करने के लिए सोचते हो। जैसे आपके लिए सबसे पहली बात बताएं, जैसे आपने प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया किसी भी एग्ज़ाम्स की, तो जब आप शुरुआत में उस फील्ड में आते हो तो यार क्या छोड़ो हटाओ, आज तो उठा के फेंक ही देंगे सब कुछ, मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ और जोश के साथ आप उस काम में लगते हो और बहुत ही अच्छा परिणाम भी रहता है। आप शुरुआत में काम करते हो बहुत अच्छे से, बहुत हार्डवर्क करते हो, सारी चीज़ें आपको लगता है और आपकी जोश भी बहुत हाई रहता है और बहुत ही अच्छा परिणाम भी मिलता है। धीरे धीरे आप जाते हो, जैसे ही कुछ दिन बीतता है आपका जो मोरल होता है वो हल्का हल्का डाउन होने लगता है। मोरल डाउन होने लगता है तो वही जो चीज़ पॉजिटिव आपको लगता था कि मैं स्टार्टअप जो स्टार्ट करूंगा वो सक्सेस हो जाएगा, मैं होटल खोलूंगा वो चल जाएगा, मैं कोई कैब का बिजनेस करूंगा वो चल जाएगा, मैं कोई किसी भी प्रकार का स्टडी करूंगा वो बहुत अच्छे से मैं सक्सेस हो जाऊंगा। लेकिन बाद में जब धीरे धीरे आप देखते हो तो आपके मोरल डाउन होना, तब वही चीज़ें आपके निगेटिव में बदलने लगती है कि नहीं, इसमें तो कैब में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ओला है, उबर है, तमाम ऐसी रैपिडो है, कंपनियां हैं जो पहले ही यहाँ पर पड़ी हैं, तो इनके पास जब ऑलरेडी ये चीज़ें पड़ी है तो मैं कैसे सक्सेस हो जाऊँगा। इसी प्रकार आप होटल बिजनेस शुरू करते हो तो आप कहते हो इस पर जहाँ पर मैं खोल रहा हूँ वहाँ पर तो हज़ारों पहले से ही होटल हैं, तो मैं कैसे सक्सेस होऊंगा। लेकिन ये जब आप शुरू करते हो तब ये दिमाग में आपके नहीं होता है। इसी प्रकार जब आप कंपटीशन में दुनिया में बैठते हो तो सोचते हो कि अरे यार लाखों 150 पोस्ट होता है, फॉर्म भरने वाले 5 लाख होते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं। तब आपके दिमाग में डाउन होने लगता है और आप एक्सक्यूज करने लगते हो कि इतने लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, अरे मैं तो जनरल हूँ, मुझे कुछ नहीं मिलता है, या फिर जो कुछ नहीं होता था, अरे यार बहुत फ्रॉड चल रहा है एग्जाम में, पेपर लीक हो जाते हैं, एग्जाम पैसा, सब पैसे का काम चल रहा है। ये आपके दिमाग में एक्सक्यूज आने लगते हैं अपने आप को बचाने के लिए, ठीक है ना। लेकिन कहने का मतलब है कि आपको कोई इससे लाभ नहीं होता और आप धीरे धीरे निगेटिविटी की तरफ बढ़ते जाते हो और एक समय ऐसा आता है कि आप सोचते हो कि लो छोड़ ही देते हैं आप। लेकिन आपको एक बात बताऊं, जिस दिन आपके मन में ये नेगेटिविटी आए उस दिन आप हल्की सी बात सोच के एक समय के लिए आप ये सोचिएगा कि जिस समय मैं सोच रहा था कि ये चीजें मैं स्टार्ट करूं, उस समय मैं क्या सोच के स्टार्ट किया, उस समय मेरा पावर क्या था, मेरी एनर्जी लेवल क्या था और उस समय मेरी सोच क्या थी, ये जरा वो सोचिएगा। उसके साथ साथ ये नेचुरल जस्टिस नहीं हम कहेंगे, ये नेचुरल रूल है। ये रूल है कि जब भी व्यक्ति अपने पीक पर होता है ना, जब भी सफलता जस्ट आपके एक कदम बाद होती है, मतलब आपको सफलता मिलने ही वाली रहती है, उससे पहले आपको अंधेरा ही दिखता है। आपको लगता है कि नहीं यार अब तो हम गिर ही जाएंगे, अब नहीं हो पाएगा हमसे। जब भी आपके मन में ये ख्याल आए ना कि मैं अब फेल होने वाला हूं, मैं आगे बढ़ने वाला नहीं हूं, मुझसे अब कुछ नहीं होगा, समझ जाना ना, उसी दिन समझ जाना कि मैं अब अपने पीक पर हूं और सफलता मुझसे बहुत ही करीब है। क्योंकि ये ऐसा बहुत होता है, हर बार होता है, मेरे समय ने भी बहुत फील किया है इसको। और इससे आपको इतना ऊर्जा मिलेगा, जब भी आप निगेटिव फील करो तो ये समझो ना कि बस अब सफलता कुछ ही दूर है मेरे पास। आपको बहुत ऊर्जा मिलेगी और आप अपने काम को नए वे में स्टार्ट करोगे। आजकल बहुत ही लोग डिप्रेशन पे, स्ट्रेस पे बहुत सारी चीजें ज्ञान दे रहे हैं कि ये डिप्रेशन, ये स्ट्रेस, हाँ होता है। डिप्रेशन स्ट्रेस का बस एक इलाज है, बहुत ही आसान इलाज है, पता है कि जब भी आप अपने आप को अकेला महसूस करो, आप वहां से उठकर कहीं चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, मंदिर चले जाओ, मस्जिद चले जाओ, गुरुद्वारे चले जाओ, किसी पार्क में चलो, कहीं पर भी चले जाओ, आपका स्ट्रेस दूर हो जाएगा। या फिर आप जब भी स्ट्रेस हो तो उठ के कोई काम करने लगो या फिर मूवी देख लो, कुछ भी कर लो, आपका स्ट्रेस दूर हो जाएगा। आई होप कि आपको हल्का सा हिम्मत मिला होगा मेरी बातों से। और जब भी आप ये अपने आप को निगेटिव फील करना ना इस मामले में कि मैं अब मुझसे नहीं होगा, तो समझ लेना कि बस
अब ये लास्ट ही है, इसके बाद मुझे मिलना ही वाला है, क्योंकि हमेशा फल जब मिलने वाला होता है तो उस समय बहुत ही ज्यादा आपके दिमाग में अंधेरा रहता है। मॉर्निंग में जब सन निकलने वाला रहता है ना, तो उससे पहले बहुत ही ज्यादा अंधेरा होता है, लेकिन एक क्षण में ही सूर्य उग जाता है और उजाला ही उजाला हो जाता है, ठीक है ना। इसी प्रकार जब किसी भी चीज को आप शुरुआत करें, जो चीज आपने प्रण लिया है उसको आप अंतिम तक पहुंचाएं, यही आपका टारगेट होना चाहिए, यही आपका लक्ष्य होना चाहिए। अगर आप उस लक्ष्य से पहले अगर आप हार जाते हो, डर जाते हो, तो आप कायर कहलाओगे, ठीक है ना। आप उसको स्टार्ट करिए तो इतना दम रखिए कि उसको कंप्लीट भी करिए। हाँ, किसी प्रकार के एक्सक्यूज मत बनाइए कि मैं ये नहीं कर पाया, ये किया होता तो ये होता, ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आई होप कि आपको थोड़ा अच्छा लगा होगा। तो चलिए देखिए, ये हमारा पूरा स्नैपशॉट होने वाला है। कहने को तो ये 7 मैटर है करंट अफेयर के, लेकिन इसमें से लगभग मैं आपको 30 से 40 पॉइंट बताऊंगा, एक एक करके हम लोग सीखते हैं, ठीक है ना। आइए, फुल एनर्जी होना चाहिए, किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं होना चाहिए। तो एक IGX एक प्लेटफॉर्म बना है इंडियन गैस एक्सचेंज का, ठीक है ना। एक IGX जो है क्या बोला है, एक प्लेटफॉर्म बना है जिसका नाम क्या होगा, इंडियन गैस एक्सचेंज। और ये जो इंडियन गैस एक्सचेंज होगा एक प्रकार का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा, और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन डिलीवरी या फिर ट्रेडिंग से संबंधित सभी कार्य होंगे। जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है जो अगर क्रूड ऑयल खरीदना चाहता है, कोई भी व्यक्ति है जो पेट्रोलियम पदार्थ खरीदना चाहता है, या फिर किसी भी प्रकार के पेट्रोलियम पदार्थ खरीदना चाहता है, तो वो क्या कर सकता है, वो IGX पोर्टल पे जा सकता है, ठीक है ना। वहां पर किसी भी प्रकार की चीजों की खरीद कर सकता है और वहां पर बिक्री भी कर सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा, IGX टेक्नोलॉजी क्या है, तो इंडियन गैस एक्सचेंज की एक पोर्टल है, जिस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन डिलीवरी की जाती है, ठीक है ना। ये एक प्रकार का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। किस चीज की ऑनलाइन डिलीवरी की जाती है, तो किसी भी प्रकार के पेट्रोलियम पदार्थ की। अब जब यहां पर पेट्रोलियम पदार्थ की बात हो गई है, तो पेट्रोलियम मंत्री कौन है, आप जानते होंगे, धर्मेंद्र प्रधान। और मिनिस्ट्री कौन सी है ये, तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए आगे आते हैं। और उसके साथ साथ भारत सर्वाधिक अपना क्रूड ऑयल कहां से परचेज करता है, तो इराक से करता है, ठीक है ना, इराक से, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड नंबर पर पहले ईरान हुआ करता था, लेकिन अब ईरान से हम लोगों ने कम कर दिया है। तो सेकंड नंबर पर हम किससे खरीदते हैं, तो हम सेकंड नंबर पे सऊदी अरब से और फिर UAE से खरीदते हैं, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा, दुनिया में सर्वाधिक पेट्रोलियम के भंडार कहां पाए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा वेनेजुएला में। लेकिन वर्तमान में दुनिया में सर्वाधिक पेट्रोलियम यानी क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन कौन करता है, तो अमेरिका करता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। तो IGX इंडियन गैस एक्सचेंज, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा आप। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि खेल रत्न के लिए यानी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए रोहित शर्मा को नामित किया गया है। इसी प्रकार एक और महिला है जिनका नाम है हिमा दास, आप जानते होंगे हिमा दास। और हिमा दास को क्या किया गया है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। 5.5 लाख रुपए इसमें नगद मिलते हैं। उसके साथ साथ पहला किसको मिला था, तो विश्वनाथ आनंद को मिला था, चेस से संबंधित है, ठीक है ना। हिमा दास कहां की है, तो असम की है, आप सभी जानते हैं आप लोग, असम के हैं। और असम की राजधानी क्या है, जरा बताइएगा, गुवाहाटी। और इसी प्रकार के असम के बाद से एक और चीज ध्यान रखिएगा हिमा दास के बारे में, इनको हम क्या बोलते हैं, ढींग एक्सप्रेस भी कहते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ढींग एक्सप्रेस भी कहते हैं हिमा दास, ध्यान रखिएगा। और हाँ, सबसे कम उम्र की जो खेल रत्न के लिए नामित होने वाली महिला है वो कौन है, यही है। सन 2000 में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, और लगभग 20 साल भी नहीं है इनकी उम्र, और ये खेल रत्न पुरस्कार के लिए क्या हो गई हैं, नामित हो गई। अगर जीत भी जाएंगी तो ये सबसे कम उम्र की भी होंगी। इसके बाद आप बता दीजिएगा जरा कमेंट बॉक्स में कि 2019 का खेल रत्न पुरस्कार यानी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला, जरा बताइएगा। हाँ, ये शुरुआत कब से किया गया था, 1991 से 1992 में स्टार्ट किया गया, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा, आगे चलते हैं। असम के बारे में ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, बहुत अच्छी चीजें हैं असम के बारे में। असम की चाय भी बहुत फेमस है, ठीक है ना। कोई हमें उनकी CM का नाम बता सकता है, जरा कमेंट बॉक्स में जरा बताइएगा हमें, ठीक है ना। अच्छा, आगे चलते हैं। अब ये देखिए, एक स्पंदन इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है, एक स्पंदन कैंपेन स्टार्ट किया गया है। ये स्पंदन कैंपेन पता है क्यों, किस लिए है, ये छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा किया गया है। स्पंदन कैंपेन छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा चालू किया गया, किस लिए, क्योंकि अभी हाल ही में स्ट्रेस की वजह से, अब सोचो स्ट्रेस मतलब अब स्ट्रेस बहुत बड़ा समस्या हो गया है।
आदमी कह रहा क्या क्या जमाना आएगा ये तो प्रभु जाने, लेकिन अब लोग स्ट्रेस से मर रहे हैं। तो स्पंदन जो एक कार्यक्रम है, तो छत्तीसगढ़ में जो है जितने भी पुलिस वाले, लगभग 50 से 60 पुलिस वाले स्ट्रेस की वजह से मर गए, ठीक है ना। तो इसलिए इनको स्ट्रेस से हटाने के लिए, दूर करने के लिए क्या कर दिया गया है, एक स्पंदन कैंपेन चलाया गया है। इस स्पंदन कैंपेन के द्वारा जितने भी पुलिस वाले हैं और जितने भी लोग हैं जो स्ट्रेस से ग्रसित हैं, उन सभी को क्या किया जाएगा, उन सभी को ट्रीट किया जाएगा कि नहीं भाई साहब स्ट्रेस ना होइए, धीरे धीरे सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। होगा भी क्यों नहीं, स्ट्रेस इसलिए होगा ना क्योंकि जमाना ही ऐसा चल रहा है। जितने भी लोग हैं ना वो ओवर हाइपोथेटिकल हो रहे हैं, वो ज्यादा सोच ले रहे हैं। जैसे मैं आपको बेसिकली एक छोटी सी बात बताऊं, लोग कहते हैं ना, जब जैसे देखो क्या हुआ था, जब ह्यूमनॉइड रोबोट आया था, यानी रोबोटिक कंपनियां आई थी और लोग सोचने लगे अब तो रोबोट आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आ गया है, तो दुनिया में अब दुनिया में लोगों की जॉब्स में बहुत कमी आएगी। ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ। टेक्नोलॉजी आपकी सहायक हो सकती है, लेकिन टेक्नोलॉजी कभी भी मोनोपोली नहीं कर सकती, ये आप ध्यान रखिए। कितना भी कुछ हो जाएगा, लेकिन लोग सोच रहे हैं, अभी वर्तमान में बहुत ज्यादा लोग सोच रहे हैं, कॉलेज से लेके या फिर कहीं पे भी, कि लोग ये सोच रहे हैं कि अब ये चीजें नहीं हो पाएगी। जैसे कई लोग सोच रहे हैं कि ऑफलाइन अब टीचिंग नहीं चल पाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी, ये लोग जो सोच रहे हैं वो निगेटिव सोच रहे हैं, ओवर हाइपोथेटिकल हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या टीवी, डीवीडी या फिर कंप्यूटर या फिर जो तमाम चीजें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जो ओटीटी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म हम जिसको कहते हैं, इन सभी के आने से क्या सिनेमा घर बंद हो गए? क्या नहीं बंद हुए। लेकिन जब भी आया, जब भी डीवीडी हुआ था, जब भी वीसीआर स्टार्ट हुआ था, सीडी आया था, डिश आया था, तो सभी लोग कहते थे कि अब जो है सिनेमा का जमाना खत्म। लेकिन ऐसा हुआ क्या? नहीं, बस रास्ते बदल जाते हैं, मेथड बदल जाता है, लेकिन व्यापार और जो भी चीजें हैं वो कभी खत्म नहीं होती हैं। ये लोगों को सोचने का हर एक चीज के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव एक निगेटिव। अगर आप निगेटिव होते जाए तो बहुत सारी चीजें, अगर पॉजिटिव होते बहुत सारी चीजें, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ओवर थिंकिंग से मेरे हिसाब से ना लोग आधे स्ट्रेस हो रहे हैं कि हाँ मेरी तो जॉब चल जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप जब काम जाओगे, देखो इकोनॉमी का एक रूल होता है। जब इकोनॉमी क्या होती है, एक टाइप होता है कि बूम पीरियड में होती है, यानी सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। एक समय हो चलता है कि रिसेशन में, यानी रिसेशन का मतलब है कि अब बहुत ही काम कम होता है, लेकिन जस्ट उसके 1-2 साल बाद ही वो इकोनॉमी फिर से बूम पे जाती है। ये साइकिल होता है, हर 10 ईयर में लगभग ये होता है। इससे पहले क्या रिसेशन नहीं आया था, 2009-10 में आया था। तो हर 10 साल में अर्थव्यवस्था में कमी आती है, ये ध्यान रखेगा। तो चलिए, तो ये ध्यान रखिए आप स्पंदन के बारे में, छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? तो रायपुर है। और इनके सीएम कौन है, ध्यान रखिएगा, जरा बताइएगा कमेंट बॉक्स में। उसके साथ साथ राजीव गांधी नेशनल पार्क कहां पर है, जरा ये बताइएगा। संजय गांधी नेशनल पार्क कहां पे, ये भी आप बताइएगा, ठीक है ना। महानदी क्या छत्तीसगढ़ से गुजरती है? गुजरती है। उसके साथ साथ आप ये बताइए हमें, कर्क रेखा भी छत्तीसगढ़ से गुजरता है। और छत्तीसगढ़ किस राज्य से टूटकर बना? तो मध्य प्रदेश से, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो स्पंदन कार्यक्रम ध्यान रखिएगा, स्ट्रेस से संबंधित है पुलिस के द्वारा। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप ध्यान रखिएगा। आगे कैथी ल्यूडर्स जो है, ये पहली महिला प्रमुख बनी है किसकी? यूएसए है, ध्यान रखिएगा। कैथी ल्यूडर्स जो है पहली महिला प्रमुख बनी है किसकी? ह्यूमन स्पेस फ्लाइट की, यानी ह्यूमन को स्पेस में भेजने की जो फ्लाइट की जो प्रमुख होती हैं वो कौन बनी है? कैथी ल्यूडर्स बनी है। कहां की है ये? यूएसए की है, ये ध्यान रखें, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब नया जो हमारा है, नया जो पॉइंट है हमारा, ई ऑफिस, ठीक है ना। ई ऑफिस, जब भी किसी के आगे ई लगा हो ना, तो समझ जाना कि वहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात की जाएगी, यानी पेपरलेस वर्क होगा, यानी सारी चीजें ऑनलाइन होंगी, ठीक है ना। तो ये ई ऑफिस की बात की गई है। तो क्या हुआ है, अभी हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, यानी सेंट्रल इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम ड्यूटी, ये इसने क्या किया है कि इसने कहा है कि अब मैं अपने सारे काम, यानी अब केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के सारे कार्य कैसे होंगे? सारे कार्य ऑनलाइन होंगे, यानी ई ऑफिस हो जाएगा। इनके ऑफिस में अब किसी भी प्रकार का पेपर से रिलेटेड वर्क नहीं होगा, पेपरलेस होगा। अब इसी से संबंधित एक और काम होता है जिसको हम कहते हैं ई गव का मतलब होता है ई गवर्नेंस, ठीक है ना। ई गवर्नेंस से क्या बढ़ता है? सुशासन बढ़ता है। कोई महान आत्मा है जो बता सकता है कि सुशासन दिवस हम कब मनाते हैं? सुशासन दिवस हम मनाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पे। और अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन कब आता है? दिसंबर में आता है। दिसंबर में कब आता है? 25 दिसंबर। और उसी दिन हम क्या मनाते हैं?
सुशासन दिवस मनाते हैं, ठीक है ना, गुड गवर्नेंस डे। तो ध्यान रखिएगा, ई ऑफिस क्या है, तो ई गवर्नमेंट को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के द्वारा ये ई ऑफिस शुरुआत की गई है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1964 और इसके चेयरमैन कौन है? अजीत कुमार इसके क्या है? चेयरमैन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा, ये सीमा शुल्क क्या होता है? तो ध्यान दें, जब भी हम किसी दूसरे देश से क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं, तो उस वस्तु पर हम क्या लगाते हैं? कस्टम ड्यूटी लगाते हैं, सीमा शुल्क लगाते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, या फिर इसको इंपोर्ट ड्यूटी भी कहते हैं। कई लोग कहते कि सर इकोनॉमिक्स भी पढ़ाइए। हाँ बिल्कुल, आप मैं धीरे धीरे सारी चीजें, क्योंकि अपने आप पे भी मैं ज्यादा बोझ नहीं डाल सकता ना, क्योंकि तो मॉर्निंग में आपको टाइम मिल रहा है, फिर शाम को भी टाइम मिल रहा है, थोड़ा मैं बिजी हूँ। सितंबर तक वो चीजें हो जाएंगी, उसके बाद से मैं ज्यादा समय दे पाऊंगा, ठीक है ना। तो आप धैर्य रखिए, सारे सब्जेक्ट में धीरे धीरे कोशिश जरूर करूंगा। नेक्स्ट है, अभी ये क्या हुआ है कि एक कार्य हुआ है नाई, जिसका नाम आप जानते होंगे, नाई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने क्या किया? इसने कहा कि मैं भी टोटल अपने सभी कार्य क्या करूंगा? सभी कार्य मैं अपने डिजिटल करूंगा, ठीक है ना। अब कोई भी पेपर से रिलेटेड कार्य हम नहीं करेंगे। नाई क्या करता है? नाई कार्य करता है रोड्स वगैरह, हाईवे वगैरह बनाना। देखो, अब हाईवे बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री है, ठीक है ना, जो सड़क और परिवहन मंत्रालय, उसके दो प्रमुख ऑर्गेनाइजेशन है। एक है BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा है इस समय, इसीलिए चाइना की लगी पड़ी है, ठीक है ना। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। और दूसरा क्या है? नाई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नाई जो है ये देश के अंतर्गत काम करता है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन नाम से ही लिखा है कि बॉर्डर पे रोड बनाता है। हाँ, ये भी ध्यान रखिएगा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ भारत में रोड नहीं बनाता है, पाकिस्तान में भी हम रोड बना दें अगर हमारा बस चले तो, नेपाल वगैरह, बांग्लादेश वगैरह, इन सब में ये रोड बनाता है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और हाँ, नाई का स्थापना कब हुआ था? तो 1988 में। और हेडक्वार्टर कहां पर होगा? तो आप सभी जानते हैं, नई दिल्ली में होगा। और सड़क परिवहन मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो कौन है मंत्री? नितिन गडकरी जी। और सबसे बेहतरीन, अगर मेरे हिसाब से अगर कहा जाए कि मोदी गवर्नमेंट में अगर बेस्ट मिनिस्टर कौन है, जो सबसे बेहतरीन काम करता है, तो मैं इनका नाम लेना पसंद करूंगा, क्योंकि भारत में जो सड़कों का निर्माण हुआ है बहुत ही बेहतरीन, और इस समय हम बहुत ही तेजी से सड़कों का निर्माण कर रहे हैं, तो इसलिए इनको अप्रिशिएट करना तो बनता है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही अच्छा इनका काम मुझे लगा। लोग भले ही कितना भी कहते हैं अरुण जेटली को कुछ भी कहे, लेकिन मुझे पर्सनली अरुण जेटली के कार्य बहुत पसंद आए, क्योंकि जीएसटी जो एक बहुत कीड़ी खीर थी, इसे बहुत बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए, लेकिन अरुण जेटली ने उसे पास करा दिया। उसके साथ साथ इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, जिसके तहत अभी हम लोगों ने नीरव मोदी से लगभग 1300 करोड़ के हीरे उरे उसके हांगकांग से हमने भारत मंगाया है, तो वो भी बनाने में उनका बहुत बड़ा रोल था। इसलिए मैं मानता हूं कि बहुत ही अच्छा उन्होंने काम किया टैक्सेशन के सिस्टम में, ठीक है ना। तो ये कार्य ध्यान रखेगा नाई के बारे में, ठीक है ना। तो नितिन गडकरी और उनको ध्यान रखेगा। बाकी अमित शाह के बारे में तो आप जानते हैं, अपना चिकारा भाई है, चिकारा के जैसे लगते हैं नहीं अमित शाह। चिकारा जानते हो? पुराने जमाने में एक विलेन हुआ करता था, मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म में जो टकला हुआ करता था, मतलब उसकी पर्सनालिटी सेम अपने होम मिनिस्टर के जैसे लगती है, ठीक है ना। अब इसको करने से पहले हम लोग पहले इसको बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, जितना स्टार लगाना है लगा लो। आप जानते हैं कि वर्तमान में सारी चीजें मशीन से रिलेटेड हो रही हैं, और मशीनों में हम लोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता दे रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दे रहे हैं, और इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम क्या कर रहे हैं? उनके काम करने की क्षमता को बढ़ावा दे रहे हैं। अब किसी भी रोबोट को क्या किया जा रहा है? तैयार किया जा रहा है, उसमें टेक्नोलॉजी फिल किया जा रहा है, तो जो बना रहा है उसमें वो कुछ भी भर सकता है। जब कुछ भी भर सकता है तो वो कार्य भी कुछ भी कर सकता है। इसलिए इन सब से बचने के लिए और किसी भी रोबोट के लिए गाइडलाइन तैयार करने के लिए और पूरे विश्व में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे बढ़ावा देना है और क्या उसकी लिमिटेशन रहने वाली है, उनसे संबंधित एक ग्रुप बना है, जिस ग्रुप का नाम क्या है? GPAI, यानी ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है ना, ये स्थापना हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। GPAI। और इंडिया क्या है?
इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। फाउंडिंग मेंबर क्या है कि यानी इसका स्थापना हुआ उसके साथ ही भारत इसका क्या है, सदस्य है, ये ध्यान रखेगा, ठीक है ना। उसके साथ साथ आप क्या ध्यान सकते हैं कि इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर हाल ही में अभी चूंकि नया संगठन है तो इसका हेडक्वार्टर अभी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है OECD, यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये OECD यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है ना। ये OECD का जो हेडक्वार्टर है कहां पर है, तो पेरिस में है। और इसी OECD के हेडक्वार्टर में वर्तमान में इसका काम होगा, बाद में देखा जाएगा कि इसकी चीजें कहां पे बढ़ती हैं। OECD की स्थापना कब हुई थी, तो 1961 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। क्या भारत OECD का मेंबर है, यस और नो बताइएगा, ठीक है ना। क्या भारत OECD का मेंबर है कि नहीं, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो जरा चलिए समझते हैं इसके कौन कौन से मेंबर हैं, फाउंडिंग मेंबर। तो ध्यान रखिएगा, यानी GPAI का मेंबर कौन है, USA, फिर UK, यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, कनाडा, जर्मनी, इटली, जापान, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, कोरिया, फ्रांस, सिंगापुर। जब भी कोरिया बोला जाना तो समझ जाना क्या, दक्षिण कोरिया, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, दक्षिण कोरिया। तो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI हेडक्वार्टर इसका कहां बनेगा, कहां है, तो अभी वर्तमान में OECD की जो ऑफिस है यानी पेरिस में, जो ये कब स्थापना हुआ था 1961 में, वहीं पे ये काम करेगा। इतने इसके सदस्य देश हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। वर्तमान में ये बताइएगा कि यूरोपियन यूनियन में जवाब तो आप लोग देते नहीं, आंसर जो चीजें आपको आता है वो तो हवाबाजी में मारते रहते हो, लाइक टाइप टकाटक भेजते रहते हो। जो चीज पूछते हैं आता नहीं है तब तो जबान बंद हो जाती है। कोई बात नहीं, मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग जिनको पता है लेकिन कहते हैं मैं कहाँ जवाब दूं भाई, जवाब देने से मेरी बैटरी खर्च होगी, ठीक है ना। उसके साथ साथ मैं टाइप करूंगा तो मेरे स्क्रीन में थोड़े सेल्स डाउन हो जाएंगे, मेरे प्रोटीन्स लेवल डाउन हो जाएंगे, तो बहुत सारी चीजें आपकी थिंकिंग है तो बात ही अलग है। कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी सोच है, प्रेशराइज कोई नहीं कर रहा आपको, हाँ ठीक है ना, अपने अनुसार। हाँ तो चलिए, मन करेगा तो बता दीजिएगा कि वर्तमान में ब्रिटेन के यानी यूके के एग्जिट होने के बाद यानी ब्रेक्जिट होने के बाद EU में कितने मेंबर है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। अब इसमें क्या क्या समझ सकते हैं, सबकी हम कैपिटल आपको बता दे रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोगों को पता ही होगा। यूएसए की कैपिटल क्या है, तो वॉशिंगटन DC है। ईस्टर्न कोस्ट पे है कि वेस्टर्न कोस्ट पे है, ईस्टर्न कोस्ट पे है, ठीक है ना। यूके की राजधानी लंदन, आप सभी को पता है। लंदन किस नदी किनारे, थेम्स नदी किनारे। EU नहीं बता सकता मैं क्योंकि बहुत सारे मेंबर है इसमें, ठीक है, हटाइए। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है जरा बताइएगा हमें, ठीक है ना, कैनबरा है ना, ठीक है। अच्छा, इंडिया की दिल्ली है कि मुंबई, कह लो तो दिल्ली भी बता दो, कह लो मुंबई भी बोल दो। इंडिया की राजधानी क्या है, दिल्ली। कनाडा की ओटावा, वॉशिंगटन DC के थोड़ा सा नॉर्थ में आपको ओटावा मिल जाएगा, ठीक है ना। जर्मनी की राजधानी बर्लिन, ठीक है ना। बर्लिन किस नदी किनारे है, स्प्री नदी किनारे है, यस और नो बताना जरा, ठीक है ना। इटली की राजधानी रोम, ठीक है ना। जापान की राजधानी टोक्यो, दुनिया की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर जापान का राजधानी टोक्यो। मैक्सिको की राजधानी न्यू मैक्सिको, और क्या, और मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी। और न्यूजीलैंड की तो अभी 2-4 दिन पहले ही बताया था, क्या, वेलिंगटन। कोरिया की सियोल, ठीक है ना। और नॉर्थ कोरिया की तो पेंगयोंग, ऐसा ही कोई शब्द है। फ्रांस की तो पेरिस, आप जानते हैं। और सिंगापुर की तो सिंगापुर ही है, ध्यान रखिएगा। इतना कैपिटल हम लोगों ने सीख लिया एक ही दिन में, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब नेक्स्ट हमारा न्यूज है, हमारा एक है वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता सूचकांक, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता सूचकांक जारी किसने किया, तो इंडियन इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट, इसने जारी किया है वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक। तो नंबर 1 पे कौन सा देश है, तो सिंगापुर है, ठीक है ना। नंबर 1 देश कौन सा है, सिंगापुर। और इंडिया का प्रतिस्पर्धा में कौन है, तो 63 देशों में 43 नंबर पे इंडिया है हमारा। फर्स्ट पे कौन सा है, सिंगापुर है। चाइना की रैंकिंग क्या है, तो चाइना की रैंकिंग है 20, ठीक है ना। इतना ध्यान रखिएगा। क्यों बता रहा है, क्योंकि इसमें इसका पढ़ना जरूरी है, एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन इसको सबक सिखाना जरूरी हो गया, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। एक और चीज, महान आत्मा, जो भी महान आत्मा होगा, अगर
कान पे जू रेंग लेगी, तो क्वेश्चन का जवाब दे ही देना। वैश्विक प्रतिस्पर्धा, यहां पर क्षमता लिखा है ना सूचकांक, ये क्षमता को हटा दो। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक, ठीक है ना, कौन जारी करता है? ऑप्शन दे रहे हैं IMF, ए या फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये दोनों में से कौन है? ये कि ये, बता देना, ठीक है ना। ठीक, देखो अब जैसे क्या है ना, अब कई लोग सोचते हैं कि ये प्रीमियर चल रहा है तो इसमें आप जवाब देते हो तो सब टाइप करने में ज़्यादा मज़ा नहीं आता है या फिर बहुत देर हो जाता है। तो आप सारे क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन एक एक करके बल्क बनाते चलोगे ना, ठीक है ना, एक पेज पे लिखते जाओगे, उसके आंसर करते जाओगे ना, एक दिन ऐसा आएगा ना कि 10-20 दिन में, 40 दिन में लगे यार तुम्हें बहुत नई चीजें सीख ली, क्योंकि उसको लिए आप सर्च करोगे और आपको नई नई चीजें जानने को मिलेगी। तो आप पेपर पे लिख लीजिए सारे क्वेश्चन, उसके बाद से कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, वहां पर जाके एक बार बस लिख दीजिए, तो लिख दोगे तो वहां पर मेमोरी में आपकी सारी चीजें सेट हो जाएंगे। बाकी नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, हंसते रहिए, खुश रहते रहिए और आराम से घर पे रहिए और मम्मी पापा का सेवा करिए। और मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में शाम को 7 बजे ज्योग्राफी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।